पेज नंबर 221 क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। बीच में एक पॉइंट आना था, मेरे पहले ज़हन में नहीं रहा। ये फर्स्ट क्लास शुरू कर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे रिक्वायरमेंट जरा चली गई। सिर्फ क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देयरफॉर अकॉर्डिंगली अपने आप को अपने एडजस्ट करना है। द ड्राफ्ट समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नहीं यार फर्स्ट लाइन है सर, वो देख लेते, वो तो एंड में लिखा। सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ के वापस ना 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 भाई, कोई मसला नहीं, अपना ही। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, sorry, draft statement of financial position of Golden and its subsidiary Silver Limited as at 31st December 16 are as follows. GLSL building, plant and machinery, investment in SL, current assets, share capital, share premium, retained earnings, liabilities. GL acquired 60% of the share of SL on 1st April 16. Date underline करें, acquisition during the year है। At the following consideration, full consent date होना। Number 1, issuance of 20 million ordinary shares at a premium of rupees। तो 12 सेंटेंस शुरू करें। GL acquired, ना शुरू से। GL acquired 60% of the shares of SL on 1st April 16 at following consideration। किसने पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप बन गया, 60-40 हो जाएगा। अब वो कहते हैं इश्यूज 20 मिलियन शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ। किसने किसके शेयर्स खरीदने के लिए क्या किया है, पेरेंट ने शेयर्स इशू कर। मुआवजे के तौर पे कंसिडरेशन किसे कहते हैं, मुआवजा। मुआवजे के तौर पे क्या कैश के अलावा भी कुछ दिया जा सकता है? क्या खरीदने के लिए क्या दिया, शेयर्स खरीदने के लिए। किसके शेयर्स खरीदने के लिए, पेरेंट 20 मिलियन शेयर्स दिए हैं, लेकिन ढूंढने लगी 15 रुपए पे, 5 रुपए पे यार। प्रीमियम किससे कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू से एक्स्ट्रा को कहते हैं। सेकंड, कैश अमाउंटिंग टू ₹87 मिलियन भी दिया, which include consultancy charges of 10 million and legal expenses of 5 million। पहले इस तरह करें, जरा पूरी स्टोरी में से सुन लें, बाकी फिर मैं पूछता हूं आपसे, आपको ये दूसरी लाइन की क्या समझ आएगी। कैलकुलेटर जरा पकड़ें। ये मैं इस पॉइंट से आपको क्या प्लस करवाने लगा हूं, कंसिडरेशन, मुआवजा, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 20 मिलियन लिखें, मल्टीप्लाइड बाय, कंफर्टेबल है यार, इसका तो ब्रेकअप होना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप नहीं होना, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में जरूर ब्रेकअप होना। मैं इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बता रहा हूं, जरा 10 या जरा 15, जरा 15 प्लस 87, नहीं पहले 87 इज इक्वल टू दबाएं, ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, नजर आ रहा कैसे बना 387, 20 into 10, सॉरी 20 into 15, 300 बना, प्लस 87। अब जरा 87 दोबारा देखें, क्या 87 को प्रॉब्लम, क्या 15 होना नहीं चाहिए, कहां होना चाहिए, एक्सपेंसेस में होना चाहिए।
तो यकीन रेक्टिफाइंग करते हैं हम, रेक्टिफिकेशन करते हैं हम, लेकिन सबसे पहले वापस ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 387 नजर आ रहा है। क्या ये 387 बुक्स में रिकॉर्ड है? किसकी? पेरेंट की। क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैच है? सभी देखने से मैच है। मैच का मतलब मैंने यहाँ क्यों कहा, क्या डबल एंट्री हो चुकी है? क्या डबल एंट्री हो चुकी है आपको पता? यकीनन जिस एंट्री की हम बात कर रहे हैं, ये एंट्री हमें डेबिट नजर आ रही है, रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर अब हमने करना है तो पहले वही एंट्री, चाहे बुक पे लिख लीजिएगा राइट साइड पे जहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है, क्या एंट्री हो चुकी है 387 की, वो जरा मेरे से भी सुन लें, आप भी यकीनन सोचें। जी इन्वेस्टमेंट डेबिट करें, चुका या अल्लाह मेरा पेज मिल जाए। जी इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 387। क्रेडिट करें, कैश क्रेडिट हो गया बात हो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं हम? क्या रिकॉर्डेड नहीं है? रिकॉर्डेड है, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए जरा फाइनल कर रहे हैं। किसकी बुक्स में क्या एंट्री इन्वेस्टमेंट की हो चुकी है, वो हम जरा अपनी याद दहानी के लिए, अपने समझने के लिए लिखने लगे। तो इन द बुक्स ऑफ डीएल एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड। ये इन्वेस्टमेंट डेबिट इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 387। क्रेडिट करवाएं। शेयर कैपिटल क्रेडिट हमेशा नॉमिनल से, कैसे? 20 into 10 200। शेयर प्रीमियम क्रेडिट 20 into 5 सिंपली 100। कहाँ ब्रेकअप होता है? जो शेयर इशू कर रहा होता है उसका ब्रेकअप होता है। और क्या भी क्रेडिट, कैश क्रेडिट फिलहाल 87, डेफिनेटली 87 में गलती है, लेकिन पेरेंट की बुक्स में 387 की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से सबका आवाज ठीक होगी, बीच में प्रॉब्लम आ रहा था शायद, या अभी भी है? पेरेंट ने किसके शेयर्स खरीदे हैं? किसके शेयर्स इशू करके? सब्सिडरी के इशू करके। ट्राई सर, ट्राई तो सही। मैंने कब कहा नहीं, मैंने कब कहा नहीं, एक बात तो पहले हजम करो। किसने किसके शेयर्स खरीदे हैं? क्या इशू करके? ये एंट्री कहाँ होनी है? डेबिट पेरेंट की बुक्स में होना है और क्रेडिट सब्सिडी की बुक्स में होना है। ये पेरेंट की बुक्स में डबल एंट्री कंप्लीट हुई है। किसने किसके शेयर खरीदते हुए मुआवजे के तौर पे क्या क्या दे दिए? पेरेंट ने सब्सिडी के शेयर खरीदते हुए मुआवजे के तौर पे अपने शेयर्स 20 मिलियन, हैविंग अ टोटल वैल्यू ऑफ 300 मिलियन, और 87 मिलियन कैश के तौर पर पकड़ा दिया। अब बिल्कुल सही है, एक भाई के जहन में क्वेश्चन आया जो आपके जहन में भी अब उठना चाहिए। मैंने अभी तक बात की है पेरेंट एंगल से, अब आप जरा सब्सिडी जहन में लाएं। क्या ये जो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हुआ है, कितने मिलियन शेयर इशू हुए? 20 मिलियन शेयर। किसने इशू किए? किसको? है। नहीं वैसे एक मिनट, ये किसने किसके शेयर खरीदे हैं? पेरेंट ने सब्सिडी का खरीदे हैं। कैसे? सब्सिडी को शेयर इशू करके। एक मिनट है, एक मिनट है, लग ऐसे ही रहा है। नहीं, किसको किससे शेयर नहीं है? सब्सिडी से। कैसे नहीं है? 87 मिलियन कैश पकड़ा के किसको? सब्सिडी को। ऐसे ही होना है यार। तो शेयर किसको पकड़ाए? किसी और को उसी पकड़ाए, लेकिन हौसला आराम आराम से। फिलहाल ऐसे ही लग रहा है।
किसने किसके शेयर खरीदे हैं, किसने किसके शेयर पकड़े हैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी पेरेंट की। किसने किसको शेयर पकड़ाए हैं, पेरेंट ने सब्सिडी को शेयर पकड़ाए भी हैं, तो यकीनन पेरेंट ने तो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर लिया है। अब आप जरा सब्सिडी बन के जरा पकड़े जरा शेयर, पकड़े नहीं उसने, या 10 में गिर गए। कैश किसको दिए, सब्सिडी को। शेयर्स किसको दिए, सब्सिडी को दिए। तो सभी किसने किसके शेयर खरीदे हैं, पेरेंट ने सब्सिडी को, पेरेंट ने सब्सिडी के शेयर्स खरीदे। तो पेरेंट की अब इन्वेस्टमेंट है सब्सिडी में, सब्सिडी का एंगल सोचें, उसको कैश मिला तो शेयर्स किसको मिले, उसी को ही मिलेंगे यार, उसी को मिलेंगे। वो सदी क्या उसी अपने ना दिए किसी के दे दिए। पेरेंट ने किसके शेयर्स दिए हैं, अपने, या किसी के पकड़ा दिए, इशू किए ना। किसने किसके शेयर इशू कर दिए, पेरेंट ने किसी और के शेयर इशू कर दिए, किसी और को इशू कर दिए। पेरेंट ने किसके शेयर खरीदे, सब्सिडी के। कैसे, 20 मिलियन अपने शेयर दे के और 87 मिलियन अपना कैश दे। ये शेयर और कैश किसको मिलेगा, सब्सिडी को। तो देयरफॉर सब्सिडी की एंट्री क्या होगी, उसकी भी इन्वेस्टमेंट हो गई है पेरेंट में, लग ऐसी रहा है। लेकिन अब मेरी पूरी बात जरा ध्यान से दोबारा सुनिएगा। यकीनन ये हो सकता है कि पेरेंट ने शेयर्स सब्सिडी को देके सब्सिडी के शेयर्स ले लिए हैं, लेकिन आपके लेवल पे मैंने एक वर्ड यूज किए थे कि सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट पेरेंट में नहीं होती। तो इस केस में हमारे जो जहन में स्टोरी आनी चाहिए वो ये है कि पेरेंट ने सब्सिडी के शेयर्स सब्सिडी के पुराने शेयर होल्डर से खरीदे हैं। सब्सिडी में शेयर होल्डर्स हैं। एक तरीका डेफिनेटली क्या है कि पेरेंट क्या करे, सब्सिडी से उसके शेयर खरीद ले। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि सब्सिडी के शेयर होल्डर्स थे, पेरेंट स्टॉक एक्सचेंज गया और जब पुराने शेयर होल्डर्स थे उनसे 60% शेयर्स खरीदे और अपने शेयर्स किसको देने की बजाय किसको दिए, शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडी को देने की बजाय फॉर्मर शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडी को दिए। देयरफॉर इन शेयर्स की एंट्री अब कौन नहीं करेगा, कौन करेगा एज एन इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी नहीं करेगी। वो पुराने शेयर होल्डर्स जो पहले सब्सिडी के शेयर होल्डर्स थे, अब वो अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे, पेरेंट में वो शेयर होल्डर बन गए। क्या आपके लेवल पे ये नहीं हो सकता कि पेरेंट भी और सब्सिडी भी एक दूसरे में इन्वेस्टर हो जाए? ये प्रैक्टिकली हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपके लेवल पे ये बात नहीं है। आपके लेवल पे अगर पेरेंट शेयर इशू कर रहा है तो वो किसको इशू कर रहा होगा, पुराने शेयर होल्डर्स की फिर एंट्री सब्सिडी की बुक्स में आपको नजर नहीं आएगी। जरा सब्सिडी की बुक्स देखें, इन्वेस्टमेंट ऑफ 387 की फिगर के सामने क्यों डैश लगा हुआ है, किसको शेयर्स नहीं मिले, किसको मिले हैं, तो पेरेंट को सब्सिडी के शेयर्स कैसे मिल गए? ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप इससे विजुलाइज करें कि पेरेंट जो है वो गया स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके उसने कहां से शेयर्स खरीदे हैं सब्सिडी के, कौन शेयर होल्डर से सब्सिडी के पुराने फॉर्मर, जिन्हें मैं कह रहा हूं पुराने शेयर होल्डर, उनसे किसने शेयर्स लिए, किसके, सब्सिडी के, और उनको मुआवजे के तौर पे क्या दिया, अपने शेयर्स और 87 मिलियन कैश। क्या 87 मिलियन कैश अब सब्सिडी रिकॉर्ड करेगी, 20 मिलियन शेयर्स अब सब्सिडी रिकॉर्ड करेगी? कौन रिकॉर्ड करेगा? ये बातें कल कुछ समय भी बीच में बात कर रहा था। अगर शेयर होल्डर्स बाद में अपने शेयर्स बेचने शुरू हो जाए तो इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन वो कंपनी रिकॉर्ड नहीं करेगी जिस कंपनी के शेयर सेल हुए। ये कौन रिकॉर्ड करेगा, नया शेयर होल्डर अपनी बुक्स में,
पुराने शेयर होल्डर्स अपनी बुक्स में, सब्सिडरी के एंगल से अब कौन शेयर होल्डर हो गया है किसकी बजाय? पुराने शेयर होल्डर्स की बजाय अब पेरेंट शेयर होल्डर हो गया, और कितने परसेंट इसके पास शेयर्स आ गए हैं? देयरफॉर अब ये कंसोलिडेशन करेगा एज अ पेरेंट बनकर। एक छोटी सी ब्रैकेट बनाए जहां आपने एंट्री लिखी। जी सर, सॉरी नहीं, कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ ये क्यों याद आया, मैं जरा अपनी बात और जरा तरतीब से बता देता हूँ। कंपनी अपने शेयर्स इश्यूएंस की एंट्री उस दिन करती है जिस दिन उसने कैश पकड़ के शेयर इशू कर दिया, और हो सकता है उसने जो कैश लिया हो वो नॉमिनल वैल्यू से कम या ज्यादा लिया हो, अकॉर्डिंगली उस दिन प्रीमियम और डिस्काउंट आ सकता है। बाद में अगर शेयर प्राइसेस चेंज हो, वो कल बात हुई थी, बाद में अगर शेयर होल्डर्स बदलते रहे तो कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं। आपने शायद अगर लॉ पढ़ा मतलब कंपनी लॉ जिन्हें पढ़ा, एक बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट होता है। क्यों होता है? टू डिटरमिन कि अब इस दिन कौन शेयर होल्डर है, और जो उस दिन शेयर होल्डर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। ये 1 अप्रैल चले, अब डेट आ गई 1 अप्रैल, अपने क्वेश्चन देखो 1 अप्रैल से ऑनवर्ड्स अब कौन शेयर होल्डर है किसकी जगह? पेरेंट अब शेयर होल्डर्स है पुराने शेयर होल्डर्स। लेकिन ये बहरहाल एक नई चीज आपके सामने आई है। बहरहाल प्लीज कॉन्टेक्स्ट काइंडली क्लियर कर लें, किसने शेयर्स खरीदे हैं और क्या अपने शेयर्स देके खरीदे हैं, ये बात फाइनल है। लेकिन आपके लेवल पे किसको दिए होंगे? पुराने शेयर होल्डर्स को देके उनसे शेयर्स लेके पेरेंट बना। देयरफॉर इस एंट्री का दूसरा इफेक्ट आपको सब्सिडी की बुक्स में नजर नहीं आएगा। अब एक छोटी सी लाइन जरा उधर ही लिख लीजिएगा जहां ये बात हुई है, इस एंट्री के नीचे। पेरेंट हैज परचेज्ड, बल्कि अगर देख लें मैं कितनी लंबी सी लाइन मैं चाहूँ तो एक्सप्लेन हो रही, फिर आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दीजिएगा जितनी जगह पड़ती जगह चाहिए। पहले जरा सेंटेंस फाइनली वो बना लेते हैं जिससे हमें जरा दोबारा पढ़ के अंडरस्टैंडिंग होता है। पेरेंट हैज परचेज शेयर्स ऑफ सब्सिडी बाय इशूइंग इट्स ओन शेयर्स। नहीं, पहले इस तरह से पता फाइनल करना, बाय इशूइंग इट्स सब्सिडी बाय इशूइंग इट्स ओन शेयर्स। नहीं, यहां तक ठीक है। किसने किसके शेयर खरीदे, कैसे? अब डेफिनेट जो कैश की बात है वो बीच में नहीं कर रहा, वो तो मेरा ख्याल पुरानी बात। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 87, ये तो शायद बीच में लिखने की जरूरत नहीं, शेयर्स की बात कर, या कर दूं अभी? शेयर्स के एंगल से सोच रहा था। तो सब्सिडी के पेरेंट ने शेयर्स खरीदे बाय इशूइंग ऑन शेयर्स, पेरेंट ने अपने शेयर्स इशू किए, किसको? टू फॉर्मर शेयर होल्डर्स ऑफ फॉर्मर वर्ड ठीक है, क्या होता है? पुराने पेरेंट सब्सिडी। अगर इस तरह फाइनल करें, पेरेंट अब फाइनली आफ्टर दिस इशू शेयर किसमें शेयर होल्डर बन गए? सब्सिडी में। और पुराने शेयर होल्डर्स कहां की बजाय अब कहां शेयर होल्डर बन गए? पुराने शेयर होल्डर से कहा है कि हमें शेयर्स भेज दें, इंशाल्लाह हम इस सब्सिडी को संभाल लेंगे, ये हमारे पे छोड़े, आप हमारे में बन गए। ऐसे ही हुआ, और वो गरीब मारे गए, पहले उनके चक्रों मारे गए थे, अब अल्लाह करे इधर ना मारे जाए। नहीं मतलब निगोशिएशन हुई, पैसे नहीं होंगे, पैसे देने पड़ने थे। तो पैसे देने के बजाय कितने पैसे देके अब कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? तो पेरेंट के पास फंड्स नहीं है, उन्हें लग रहा होगा पेरेंट छाड़ेगा। पेरेंट को एस्टेब्लिश कंपनी है पुरानी, बड़ी अच्छी रिप्यूट है, वो मान गए होंगे कि हमें जो फायदा सब्सिडी में होना इधर ज्यादा हो जाएगा। पेरेंट ने उसे ऐसे सब बाग दिखाए होंगे कि वो मजबूर हो गए होंगे और विलिंगली अपने शेयर्स पकड़ा दिए, मजबूर हो गए होंगे जहनी तौर पर, कहीं हम रह ना जाए, कहीं कोई और ना बेच दे हमारी जगह, फटाफट हमारे ले।
ऐसे ही है सर, नेगोशिएशन हुई, पुराने बुला दी भाईजान, क्या ख्याल है, कैसा जा रहा है आपका सब्सिडरी के साथ रिलेशनशिप? ये जो सिल्वर लिमिटेड है, कि आपको टाइम पे डिविडेंड देती है कंपनी? कहाँ दी है भाईजान, उन्होंने कब दी है? आए हमारे शेयर होल्डर बनकर देखें, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, खुशी हुआ जी। लेकिन उन्होंने कहा पहले मरे में थोड़ा सा तो कैश दे दें, ठीक है, थोड़ा सा कैश दे दें। क्या सिर्फ शेयर्स भी हो सकते हैं? सिर्फ शेयर्स भी हो सकते हैं? क्या डिबेंचर भी इशू हो सकते हैं मुआवजे के तौर पर? गेम ऑन है सर। किसकी कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, किसके बदले? शेयर्स के बदले, कैश के बदले, एंड गेम इज ऑन। हाँ ये क्वेश्चन तो पढ़ने का मसला। बाकी अभी रजिस्टर खोलना, जो जो एडजस्टमेंट्स आ रही हैं उसको मेरे ख्याल लिखना शुरू करें। कितने पेज रखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की? नहीं बहुत बड़ी वैसे नहीं है, देख रहे हैं मेरे ख्याल एक पेज रखने हैं, वीकली आ जाएगा। सेकंड पेज के स्टार्ट से वर्किंग शुरू कर लो, बाद में मेरे से असल इख्तलाफ आपका यही रह जाता है, आधा सफा बच गया है, 4 लाइनें बच गई हैं, आधी बच गई है। अच्छा वो लाइन लिखनी, ये अगर लाइन लिखनी थी तो कंप्लीट करना थी, मैंने शायद आपने लिखी नहीं थी, एक सेंटेंस कंप्लीट करना था जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने मेरी स्टोरी सुनी है गौर से? जी वेटिंग फॉर साइड अगर लिख लिया डन सर। चलिए क्वेश्चन पढ़ो, सॉरी क्वेश्चन एडजस्टमेंट एक आ गई हुई है पहली लाइन। इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं सर? एंट्री बताइए पहली, फाइनल फाइनल सोच के सोच के सोच के। एक्सपेंस डेबिट या सीआरई डेबिट? सीआरई में कहा गया यार, सिर्फ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बननी है, सीआरई एक्सपेंस डेबिट होना है और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होनी है, ऐसे ही है। किस अमाउंट से? 15 कैसे यार? 10 + 15, सॉरी 10 + 5, सीआरई डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। जरा ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सपेंस, मेरा लिखा नहीं जा रहा। डेबिट करने की बजाय क्या डेबिट क्यों किए? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बन रही। एनसीई में शेयर क्यों नहीं आ रहा? तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं एनसी विल नॉट बी इफेक्टेड। इस तरह की भी चीजें ध्यान में रखिएगा, जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप बना रहे हैं तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं किस किस ने एडजस्ट होना। एनसी विल नॉट बी इफेक्टेड कब लिखते हैं? जब प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्रीज हो रही होती हैं, उसको उस वक्त क्यों लिखते हैं? क्योंकि उन्होंने फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट होना था, एंड में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, ठीक है। अभी बातें बिल्कुल फाइनल रखिएगा, ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगली लाइन पढ़ो, अभी है टाइम। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ जीएल and SL on acquisition date was 25 and 15 respectively। क्या है ये? किस किस के शेयर की मार्केट वैल्यू किस दिन दी हुई है? अब इन मार्केट वैल्यूज की क्या जरूरत है? सवाल जरा पढ़ते रहे, अभी जरूरत पड़ती रहेगी। एक और लाइन पढ़ना है, एक्विजिशन डेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एसएल वर 100 मिलियन। क्या है ये?
एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग्स दी हुई है, नाम बोलेंगे इसका क्या है? प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स, प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स। The following table set out those items whose fair value on the acquisition date was different from their book value. क्या बताना लगा? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किस डेट पे होती है, किसकी बुक्स में होती है? नेक्स्ट सेंटेंस, these values have not been, तो फिर कौन करेगा? पेरेंट। फुल हिम्मत जरा यहाँ करनी है, एक और नई चीज आ रही है। किस किस किसकी बुक वैल्यू फेयर वैल्यू दी हुई है? बिल्डिंग इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, मजाक है? नहीं बेटा नहीं, ठीक है। IAS 16 से मिला, कभी रिवैल्यूएशन वर्ड सुना आप लोगों ने? किस स्टैंडर्ड में सुना है? IAS 16 में। IAS 16 में कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। कभी इन्वेंट्री वर्ड सुना आपने? कौन सा स्टैंडर्ड ध्यान में आता है? IAS 2 में इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल एज वेल एज रिवैल्यूएशन मॉडल। इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। एक सेकंड के लिए पेज नंबर आए 145 145 145। बल्कि सॉरी, एग्जैक्टली वहां आ जाए जहां पेज 139 सर, पेज 139। इस पेज पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल से रिवर्स ऑर्डर में जरा ऊपर जाए, एक लाइन लिखी हुई है, उससे ऊपर वाली लाइन पे आ जाए। एग्जांपल से ऊपर एक लाइन छोड़ के उससे ऊपर वाला पैराग्राफ पे, कहां से स्टार्ट हो रहा है? फुल कंसंट्रेशन से जरा मेरे वर्ड्स में। इफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द पेरेंट्स शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज नेट एसेट्स का वर्ड अंडरलाइन करें। ये सर, ये जो कंसोलिडेशन रिक्वायरमेंट, कंसोलिडेशन करते हुए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कैलकुलेट होती है। मेरी तरफ जरा देख के नेट एसेट्स का मीनिंग बताएं। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। IAS 16 जरा ध्यान में लाएं। IAS 16 में सिर्फ रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन्वेंट्री अलग स्टैंडर्ड IAS 2 है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इस वक्त अब बात नहीं हो रही। जितनी मैं इससे आगे बातें करूंगा ये सारी कंसोलिडेशन के एंगल से। क्या गुडविल कंसोलिडेशन के वक्त कैलकुलेट होती है एट एक्विजिशन? तो स्टैंडर्ड से कहते हैं कि उस दिन आपने ये देखना है कि जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स थी वो क्या है और इसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह क्या है। फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं देखनी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स देखनी। नेट एसेट्स का मतलब सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू देखनी है, और इवन अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज और फेयर वैल्यू में डिफरेंस है तो वो भी देखना है। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, इंशाल्लाह देख हमने लेना बड़े आराम से। This requirement is not of IAS 16. It is the requirement of consolidation related standards, IFRS 3 and IFRS 10 वगैरह जो मैंने शायद कभी नाम लिया। मेरी जितनी इस वक्त बहस है वो कंसोलिडेशन से रिलेटेड है या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सेकंड ध्यान में लाएं। यकीनन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 की बेस पे मेजर हुआ होगा, या कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो इवन देन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होनी है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कंसोलिडेशन करते हुए। सर इन्वेंट्रीज पे आए, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन्वेंट्रीज कैसे मेजर हुई होंगी? लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। लेकिन अगर उनकी फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन डिफरेंट है तो कंसोलिडेशन रिलेटेड स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? इवन देन उनकी भी रिवैल्यूएशन होगी। तो सिर्फ एसेट्स या सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज भी, कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को कंपेयर करें किससे? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स। तो कैलकुलेट एनी डिफरेंस और ऑब्वियसली फिर बाद में उसे कंपेयर करें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फेयर वैल्यू का कंपैरिजन होता है किससे? फिर पता चलना चाहिए ना सरप्लस है या लॉस है। कैरिंग अमाउंट ऑफ व्हाट? एसेट्स नहीं, नेट एसेट्स मींस
एसेट्स लायबिलिटी सारी देखनी है। तो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें कहाँ चेंज आता था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ही जिसमें हम यूज्ड टू थे, देयरफॉर मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। लेकिन आज से ऑनवर्ड, इस लम्हे से ऑनवर्ड, पूरे वर्ड्स क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स पे आना, और नेट एसेट्स में सारे एसेट्स भी और सारी लायबिलिटीज भी शामिल। अब इससे पहले कि हम पेज नंबर 221 पे आके पढ़े, मेरी तरफ जरा देखते रहे। 4 पॉसिबल एडजस्टमेंट्स बनेंगे। नंबर 1, एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा है। अब एसेट चाहे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो, इन्वेंट्री हो, कोई भी और एसेट हो, अगर एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा है तो क्या एंट्री करेंगे आप? एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, एंट्री ना बदलें। अगर लॉस होगा एसेट पे तो एसेट क्रेडिट लॉस का रिलैक्स रहिएगा, नेक्स्ट बात बहुत सुनिएगा। अगर लायबिलिटी की फेयर वैल्यू ज्यादा है तो लायबिलिटी क्रेडिट लॉस डेबिट। अब लायबिलिटी की फेयर वैल्यू ज्यादा है, 100 से सोचें, बाकी उसकी रीजन क्या हो सकती है वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। आपको लग कैसा रहा है? लायबिलिटी की फेयर वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब कैरिंग अमाउंट कम है। लायबिलिटी बढ़ाएंगे कैसे? क्रेडिट करेंगे, और आपको अच्छा हरगिज नहीं लगेगा कि लायबिलिटी और बढ़ रही है, तो ये लॉस बन जाएगा। क्या एंट्री बनी? और अगर किसी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कम हो रही होगी तो लायबिलिटी डेबिट, और फिर ये सरप्लस बन रहा होगा, हमें अच्छा लग रहा होगा, फिर ये गेन टाइप की सरप्लस कह लेंगे। ये सारी एंट्रीज किस दिन होनी है? तो 4 पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकते हैं? या एसेट बढ़ रहा होगा या कम, या लायबिलिटी बढ़ी होगी और कम। अब मैं डेफिनेटली जब एसेट वर्ड बोल रहा हूँ सारे एसेट, लायबिलिटीज वर्ड बोल रहा हूँ तो सारी लायबिलिटीज। तो ये टेंशन नहीं, इंशाल्लाह ये इशू नहीं है। लेकिन ये सारी बहस हुई किस कॉन्टेक्स्ट में? कंसोलिडेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर दोबारा पेज नंबर 221 पे और बिल्कुल रिलैक्स होकर आप डाटा दोबारा देखें। क्या गिवन है हमें? बिल्डिंग की बुक वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, सरप्लस है, जो मर्जी कोई कहता रहे, हरगिज नहीं लॉस है। एंट्री शुरू हो गई, रजिस्टर पे आ गए, टाइम ठीक ठाक है, लॉस डेबिट है, बिल्डिंग क्रेडिट है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ वर्ड हजम हुए? नेट एसेट्स, ये आंसर बताइएगा, सॉरी फिगर बताइए। 80 में रखना। इन्वेंट्री कम हो रही, इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 50। ये रिवैल्यूएशंस हो रही हैं, सॉरी लॉस के साथ भी रिवैल्यूएशन लॉस, ये रिवैल्यूएशंस हो रही हैं सेपरेट बुक्स में या कंसोलिडेशन में। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। कौन सा स्टैंडर्ड पता है आपको? और वही लगना है। लेकिन कंसोलिडेशन करते हुए नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाना क्यों है, वो भी ज़हन में लाया। वो ज़हन में लाया कि मैंने पीसी की बिल्डिंग की एग्जांपल दी थी। अगर सारे एसेट्स फेयर वैल्यू पे नहीं होंगे और इवन सारी लायबिलिटीज भी अपनी मार्केट वैल्यू पे नहीं होंगी तो सही डिसीजन नहीं हो सकता। एक सेकंड के पेरेंट बन जाए आप, अपने सब्सिडी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को सामने रख लिए, कितने पैसे देंगे आप? मुताबिक नहीं देंगे, हर एसेट की अलग अलग मार्केट वैल्यू डिटरमिन कर रहे होंगे। ऐसे सभी सही डिसीजन हो सकेगा। और फाइनली अब इस प्रोविजन से डरना नहीं है और प्रोविजन से गलत जगह भी नहीं जाना। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की चीज होती है, जो मर्जी कहते रहे लाइबिलिटी ना कहिएगा, इसको भी छोड़े, हमें नहीं पता, लेकिन हमें प्रोविजन वर्ड सुना हुआ है। फिगर्स देखें, बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है कम हो रही है, किस दिन बढ़ रही है? एंट्री बताएं। हाँ जी, सही जगह से शुरू कर। और विन क्रेडिट कितने से? 9 से। डेबिट बताएं क्या? पुरानी बात करनी वो भी ठीक है, बैड डेट्स प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस दिन बैड डेट्स? एक्विजिशन। ये बैड डेट्स करेंगे क्या? नेट एसेट्स को कम कर देंगे। सोचना बैड डेट्स रिकॉर्ड करने से क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। किस दिन कम होगा? एक्विजिशन डेट पे। तो रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही होंगी, उनमें से कम ही होना है। मेरी सजेशन ये है कि बैड डेट्स वर्ड रहने दें, लॉस नहीं, ये एक्विजिशन डेट पे बातें हो रही हैं या आफ्टर एक्विजिशन हो रही हैं?
ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो रही है और इसमें भी रिलैक्स हैं। क्या इससे सरप्लस लॉस में पेरेंट और एनसी दोनों का हिस्सा होगा? हिम्मत जो है ना, हिम्मत। लेकिन वो कैसे कैलकुलेट होगा? ये मैं एट एक्विजिशन बहस कर रहा हूँ, नीचे सरप्लस लॉसेस आएंगे, फिर टोटल हो जाएगा, फिर वो 80 20 60 40 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ मैं सीआरएनसी वर्ड क्यों नहीं लिख रहा? मैंने पहले भी कभी नहीं लिखे। सीआरएनसी वर्ड कब लिखता हूँ? जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं। एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, सरप्लस की एंट्री बोले, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, लॉस की एंट्री बोले। क्या एनसी को हिस्सा नहीं जाना? जानना है, पेरेंट को भी जानना है। कब जाएगा? जब हम कॉलम्स में वर्किंग कर लेंगे। क्या ये सब्सिडरी के एसेट्स हैं या पेरेंट के एसेट्स हैं? सब्सिडरी के एसेट्स हैं। क्या सिर्फ पेरेंट इफेक्ट होगा? दोनों होंगे। लिखा क्यों नहीं मैंने? लिखा क्यों नहीं मैंने? ये पहले भी कभी नहीं लिखा, ये खुद ब खुद होगा। ये किस कॉलम में फिगर्स आनी है? पेरेंट में या एनसीए में? ये दोनों में नहीं अभी आनी, ये बाहर आनी है। ये बाहर एक कॉलम आना है, बाहर एक वर्किंग होती है। शेयर कैपिटल, आगे आगे रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर उसका टोटल होगा। फिर मैं क्या याद करवाऊंगा? कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो नहीं। आप कहेंगे 3 है, मैं कहूंगा सरप्लस तो नहीं, आप कहेंगे नहीं है। अब मैं कहूंगा लॉस है, आप मुझे कहेंगे माइनस कर दें, मैं कर दूंगा। फिर माइनस करके जो फेयर वैल्यू आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सही जगह पहुंच गए? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अगर बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन रेट मिल गया तो डेप्रिसिएशन किन पीरियड्स में चार्ज होगी? आफ्टर एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन डेट। तो वो वर्ड्स वही होंगे, एट एक्विजिशन या आफ्टर एक्विजिशन। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, आफ्टर एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन, तो वहां फिर वो वर्ड्स आएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप कि कुछ बात बन गई। तो मैंने किस दिन किस कॉन्टेक्स्ट में एंट्रीज की हैं? एट एक्विजिशन कंसोलिडेशन को ज़हन में रख के एंट्रीज की। प्रोविजन बढ़ रही है, कम हो रही है? क्रेडिट क्या हो गई है? प्रोविजन क्रेडिट नेट बैलेंस है। डेबिट मैंने क्या कर दी है? क्या भी हो सकता है, उसका भी इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। तो वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में वर्ड बदलने की जरूरत नहीं है, नेट इफेक्ट वही। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में या क्या आएगा, या क्या आएगा, या सरप्लस आएगा या लॉस आएगा। सरप्लस कब आएगा? जब या एसेट बढ़ रहा होगा और या लायबिलिटी कम हो रही होगी। वाइस वर्सा बोले, लॉस कब आएगा? इसे कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं मेरा ख्याल। हम एसेट अगर बढ़ रहा है वो डेबिट होगा, एसेट अगर कम हो रहा है वो क्रेडिट होगा। डबल एंट्री पूरी कर लेंगे। लायबिलिटी बढ़ रही हो तो क्रेडिट करके डबल एंट्री पूरी कर लेंगे। और अगर लायबिलिटी कम हो रही है, तो अगर लायबिलिटी कम हो रही होगी तो आपको अच्छा लग रहा होगा। लायबिलिटी बढ़ रही होगी, एसेट बढ़ रहा होगा, और अगर एसेट कम हो रहा होगा तो इंशाल्लाह वो कोई इशू नहीं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ एंट्रीज हुई हैं? कंसोलिडेशन में, सब्सिडरी की बुक्स में एंट्रीज हुई। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एंट्रीज खास तौर पे बिल्डिंग तो ठीक हो सकती थी अगर वैल्यूएशन मॉडल यूज हुआ, लेकिन इन्वेंट्री का और प्रोविजन का एसेट को वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट प्लीज कहाँ नहीं है। लेकिन कहाँ किसका कॉन्सेप्ट है फिर वैल्यूएशन का? कंसोलिडेशन में नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी ने फेयर वैल्यू पे आना है। और नेट एसेट्स से मुराद ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज। अभी ऑल में से सिर्फ कौन सा नजर आए? बिल्डिंग, इन्वेंट्री और लायबिलिटी तो अभी नजर भी कोई नहीं आई। अगर वो भी आ जाए तो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। किस दिन ये काम हो रहा है? मैं क्वेश्चन पूरा कर, टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम है। बारिश भी ठीक ठाक थी, बल्कि एक अगली लाइन आ गई है, बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, इसका क्या करें? और जाने दें यार, डेप्रिसिएशन चार्ज करें यार। क्या बिल्डिंग कम कर रहे हैं? कम करें, ज्यादा कर रहे हैं? तो जितने से आप कम कर रहे हैं इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज या रिवर्स? अरे बिस्मिल्लाह पढ़े, हिम्मत करें। बिल्डिंग की अमाउंट बताएं। 80 मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाइड बाय एक्विजिशन से डेट तक सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है। फिगर बताइएगा, नहीं पहले फिगर बताओ। 3 सही फाइनल एंट्री लिखें। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट रिवर्सल होनी है। सीआरई और एनसी दोनों क्या आ रहे हैं?
सब्सिडी के एसेट से वैल्यू हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों नहीं हो रही? एसेट पहले ही ज्यादा था, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। हालांकि हमारे मुताबिक एसेट को कम करके डेप्रिसिएशन देयरफॉर रिवर्स करनी चाहिए। ये 60-40 होना है जी, 1.8 आई थिंक एंड 1.2। बस अब आपने कोशिश ये करनी है कि नए काम मेरे लिए रह जाए और जो पुराने छोटे छोटे काम मैं घर के लिए दूं क्वेश्चंस के, वो आप इंडिविजुअली करते रहे, ताकि आपकी वो जो बेस है वो फाइनल हो जाए और इन चीजों के लिए फिर हमें आपस में मिलजुल के जरा टाइम मिल जाए। डन है सर जी? लास्ट पैराग्राफ। टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम है, एनफ टाइम है। अपॉन एक्विजिशन ऑफ एसेट, a contract of management services was also signed under which GL would provide various management services to at an annual fee of how much? किस डेट से? ट्रांसलेट करें जिस पैराग्राफ की। नहीं, वो बात की बहस है, पहले पता चले है क्या। एक्विजिशन डेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन जीएल एंड एसएल, जिसके अगेंस्ट है जीएल क्या देगा? मैनेजमेंट सर्विसेज देगा एसएल को। कितने पैसे कौन किससे लेगा? ये एग्रीमेंट स्टार्ट कब से हुआ है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। लास्ट सेंटेंस, the payment would be made in 2 equal installments payable in arrears का मतलब क्या होता है? At the end on 1 April and 1 October। सारी गेम ऑन महसूस करें। नहीं जस्ट नहीं एडवांस नहीं, एरियर एरियर। रिलैक्स। सवाल मैं शुरू करता हूं, आप लोग गौर से सुनिएगा। हमारा अकाउंटिंग का स्टार्ट कब होगा? एंड कब होगा? एक्विजिशन कब हुई है? अब ये चंद 3 डेट्स जरा ध्यान में रखे, दूसरी लाइन पढ़ के बीच में बताएं पहली पेमेंट हमारे अकाउंटिंग पीरियड में कभी हुई होगी? पढ़े जरा आराम से सोच। पेमेंट वुड बी मेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 50 क्या है? एनुअल। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कर लें 25। पहली पेमेंट डेट बोले 1 अप्रैल। कब होता? एडवांस। एडवांस में देना ही एरियर्स में देना? तो 1 अप्रैल 2016 को कोई पेमेंट नहीं होगी। पहली पेमेंट एरियर्स है, किस दिन होगी? किन 6 महीनों की पेमेंट किस दिन होनी है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2016 के पैसे यकम अक्टूबर 16 को पे होंगे। कितने मिलियन? आधे पूरे? आधे। थोड़ी सी गेम और आगे बढ़ाएं। अगली पेमेंट डेट बोले 1 अप्रैल कौन सा? 17। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 17। किन 6 महीनों के पैसे उस दिन जाएंगे? जाएंगे जाएंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने जाएंगे? उस 25 में से 3 महीनों के पैसे क्या करंट ईयर में अक्रू हुए होंगे? हुए होंगे या हम करेंगे? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई है, बननी है? सही बन गई होंगी। अगर सही बन गई होंगी तो 9 महीनों की इनकम, 9 महीनों की इनकम पेरेंट ने और 9 महीनों का एक्सपेंस सब्सिडी ने रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन 3 महीनों का रिसीवेबल और 3 महीनों का पेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर क्यों आ रहा होगा? तो ये सिर्फ ये डायग्राम बना लें, कल यहीं से बहस शुरू करेंगे। मैंने बात जानबूझ के आपको तंग करने के लिए की है।
हम थके हुए हैं क्लास के शुरू से। जाने दे सर, अक्रू कब होती है? जब वक्त गुजर जाता है। तो 3 महीने गुजर गए सर, जैसे जैसे 3 महीने गुजर गए ना, 31 दिसंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले 3 साल, अगले 3 महीने नहीं है, लेकिन जो हमारे काउंटिंग पीरियड के 3 महीने, 1 अक्टूबर पे अक्टूबर क्यों होगा यार, ना कर यार, 1 अक्टूबर तक पेमेंट होनी है। रिलैक्स, हम कल दोबारा यहीं से बात शुरू करेंगे। आप जी सर, आगे चले फिर यार। पेज नंबर कौन सा फिर आप आगे 221 पे आए, जरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दो। एक नजर रिवाइज करने, ये रजिस्टर में कुछ इसका डाटा लिखना शुरू किया था हमने। सेकंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 221 तक आए थे, तो कल से रिलेटेड करके ये कैंडी जरा दरवाजा बंद कर देंगे जरा, दोनों कर दे जरा। ये सर जरा दरवाजा बंद कर दे। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। नजर नहीं आ रहे अभी इन ट्रांजिट? कौन सा नहीं आया? नहीं दूसरा? कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? वर्किंग्स देखें, बताएं कल क्या क्या इस क्वेश्चन में हो चुका है। पहली एडजस्टिंग एंट्री, सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की वजह, दो क्वेश्चन मेरे सामने आए सर। पहले जरा इन्हीं का आप भी जवाब दे दो जरा, क्या जवाब तो रहने दो, मेरे ख्याल में मैसेज के बाद दोबारा ही सुनना है। अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, तो आप जब अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज लिखेंगे, अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज में स्ट्रेट अवे अगर सीआरई एनसी ने इफेक्ट होना है तो उसको मेंशन कर लेंगे। अगर सिर्फ सीआरई ने, तो अकॉर्डिंगली सीआरई लिखे, और अगर दोनों ने तो सीआरई और एनसी लिख के आप बात खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, तो फिर एंट्रीज करते हुए वर्ड्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंपेयरमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन उनके नीचे फिर आप ब्रैकेट्स में एनसी विल या विल नॉट बी इफेक्टेड लिख देंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जाएगी, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने से पहले मेरी सजेशन फाइनल यही है कि चेंजेस इन इक्विटी बनाना कोई इतना टफ नहीं है। तो चेंजेस इन इक्विटी बना के ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाए, ताकि इक्विटी की फिगर्स एज इट इज चेंजेस इन इक्विटी से आ जाए। दोबारा एंट्रीज बदलने की बजाय अगर आप दोबारा सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोबारा बनाएंगे, तो फिर वही सारी एंट्रीज आपको सीआरई एनसी के वर्ड से लिख के दोबारा बनानी पड़ेगी। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बन रही है, तो आपने एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस वाली करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस के हेड्स वाली करनी है, एनसी को शेयर अकॉर्डिंगली दे देना अगर किसी एंट्री में है, फिर चेंजेस इन इक्विटी में जाके क्लोजिंग निकाल के एज इट इज सीआरई एनसी की फिगर्स बना लेनी है। अब ये बात प्लीज फाइनल है जी अब्दुल आदिल साहब, ठीक है? देन जरा क्वेश्चन नंबर 23, एक मिनट ढूंढिएगा उसका पेज नंबर। पेज नंबर क्या है? ये जो कल क्वेश्चन नंबर 23 हो रहा था। आप लोगों से रिक्वेस्ट बस एक ही है मेरी कि डेली बेसिस पे साथ साथ काम करें, इस तरह फिर मुश्किल हो जाता है। यहाँ 80% शेयर कैसे आया था जी? सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 200 मिलियन रुपए था। सब्सिडरी वाले कॉलम में जाएं, टेबल ऊपर जो बना हुआ है लास्ट कॉलम, 200 मिलियन शेयर कैपिटल था, 100 रुपए का एक शेयर था, इससे पीछे नॉमिनल वैल्यू ढूंढे। 2 मिलियन शेयर्स असल में थे सब्सिडरी के, और पेरेंट ने 1.6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, ये भी टेबल में ब्रैकेट में लिखा हुआ, जहाँ इन्वेस्टमेंट बताई हुई है 1.6 मिलियन शेयर्स हैं। सब्सिडरी के 200 मिलियन शेयर्स नहीं है,
200 मिलियन शेयर कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपए का भी नहीं है, 100 का है, तो देयरफॉर ये 2 मिलियन शेयर्स बनेंगे। ठीक है, प्लीज बेटा समझ आ जाएगा। तो 1.6 मिलियन अगेंस्ट 2 मिलियन शेयर्स, 1.6 डिवाइड बाय 2 मिलियन शेयर्स, तो 80-20% शेयर आ जाएगा। ओके प्लीज, अभी ये प्लीज क्लियर हो गया? हाँ जी, 221 पेज पे बात होती है। याद तो नहीं कोई इशू रह गया? साथ साथ काइंडली चले, ये तो मेरा ख्याल है कल मैंने सॉल्व करके भी दिखाया था, मुझे पता था इसमें मसला है। डेली बेसिस के काम डेली बेसिस पे वाइंड अप करें ताकि बात आगे बढ़ सके। जी सर जी, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपने रिक्वायरमेंट देखें, सॉरी अपनी वर्किंग्स देखें। वर्किंग्स में एक एंट्री आपने सबसे पहले की हुई है CRE डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। बता देंगे क्या किया आपने? एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंस था जो कैपिटलाइज हो गया था, लेकिन आप क्योंकि प्रॉफिट लॉस बना नहीं रहे थे, इसलिए एक्सपेंस की जगह आपने वहां इफेक्ट ले लिया जहां आना है। पेरेंट में इफेक्ट आना, पेरेंट का एक्सपेंस। अच्छा, एक एंट्री कल जिसपे काफी बहस हुई थी, वो आपने जो बुक पे लिखी है वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, वो जो इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट वाली है, तो वो डेफिनेटली हमने खुद से नहीं करनी, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई हुई है जी। उसके बाद हमने एंट्री की है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की। शायद ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 3 चीजें रिवैल्यू हो रही थी और तीनों पर अब हमने गौर से देखा तो लॉस बनता था, लेकिन फिर बिल्डिंग की एक एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन रिवर्स हुई है, उसकी वर्किंग हुई थी 9 मंथ्स की। देन उसके बाद फिर एक पैराग्राफ शुरू हो गया था जिसपे अभी बात स्टार्ट ही हुई थी कि टाइम हमारे पास खत्म हो गया था, तो आज वहीं से दोबारा शुरू कर लें और कंसंट्रेशन का लेवल इंक्रीज कर लें। पढ़ लें जरा, इंडिविजुअली पढ़ने दोबारा। किसका किससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ? पेरेंट का नहीं, एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी वाले दिन, SL की एक्विजिशन वाले दिन पेरेंट और सब्सिडी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें पेरेंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा सब्सिडी को। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन? 1 अप्रैल 16। आपस में डिसाइड ये हुआ है कि 50 मिलियन एनुअल फीस चार्ज होगी, एनुअल फीस चार्ज होगी। कौन किसको ये देगा? सब्सिडी का एक्सपेंस बनेगा, पेरेंट की इनकम बनेगा। लेकिन उसने फिर एक पेमेंट पैटर्न बताया था, पेमेंट होनी कैसे है, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को। लेकिन उसने पिछले वर्ड्स यूज किए हैं एरियर्स में, एरियर्स में। अगर ये एडवांस वर्ड्स हो जाता तो गेम बिल्कुल डिफरेंट हो जानी थी, फिर पहली इंस्टॉलमेंट बन जानी थी 1 अप्रैल 16 पे ही, जो अगले 6 महीनों की बननी थी, और फिर 1 अक्टूबर 2016 पे दूसरी बन जानी थी जो अगले 6 महीनों की। लेकिन वर्ड्स आर एरियर्स, एरियर्स का मतलब एंड ऑफ द पीरियड, तो पहले पीरियड एंड होगा फिर पेमेंट होनी थी। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी फाइनली एरियर्स एंगल से एक पेमेंट मैंने लिखी है 1 अक्टूबर पे, और अगली पेमेंट जो मैंने लिखी है वो 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर लिखी है। हमारा कौन सा साल है? 16। 1 जनवरी 16 से शुरू हुआ। ये पूरे करने में कल शायद पहले 2 के साथ नहीं लिखा, और एंड कब होना? 16। और उसके फिर मैंने फर्दर कुछ डेट्स लिख के आपके सामने बात रखी थी। अब इसका इफेक्ट क्या होना वो मैं डिस्कस करता हूँ, यहाँ से जरा डेट्स वगैरह समझ आ गई सारी। चलो फिर आगे अगली बात सुनिए जी। 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक जो 9 मंथ्स बनते हैं, इन 9 मंथ से रिलेटेड सब्सिडी को अपनी इनकम रिकॉर्ड करनी है, सॉरी सब्सिडी को अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, और पेरेंट को अपनी इनकम रिकॉर्ड करनी है। 9 मंथ्स की, 6 मंथ्स की या 1 साल की। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, दोबारा देख लें सेकंड लाइन, और डेट ऑफ एक्विजिशन साल का शुरू नहीं है, 1 अप्रैल। आए अब इन 9 मंथ्स को जरा अलग अलग डिस्कस करते हैं। जो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक के 6 मंथ्स बनते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन पीरियड्स की इनकम करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही रिकॉर्ड होके रिसीव भी हो गई होगी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे बनी हुई है, कहाँ बनी हुई? नजर आ रही?
हाँ, नजर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ रही है, लेकिन क्या बनी हुई है, क्या उनमें जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से एंट्रीज होनी थी वो हो गई होंगी? हमारा काम क्या है, उन एडजस्टमेंट्स को जहन में रख के कंसोलिडेशन के एंगल से सोचना। तो फर्स्ट 6 मंथ्स की जो इनकम है पेरेंट के एंगल से, वो इनकम बन के रिसीव भी हो गई होगी, और सिमिलरली फर्स्ट 6 मंथ्स की फर्स्ट 6 मंथ्स का जो एक्सपेंस है वो सब्सिडी के एंगल से रिकॉर्ड होके पे भी हो गया होगा। लेकिन अगले 3 महीने ढूंढे, कहां से कहां तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों की भी इनकम और एक्सपेंस रिस्पेक्टिवली पेरेंट और सब्सिडी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्रूअल बेसिस पे बनता है। लेकिन इन 3 महीनों के पैसे अभी रिसीव ना होने की वजह से रिसीवेबल और पेएबल रिस्पेक्टिवली में पेरेंट और सब्सिडी के एंगल से आ रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ध्यान में लाएं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 9 मंथ्स की इनकम और 9 मंथ्स का एक्सपेंस आ रहा होगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 3 मंथ्स का रिसीवेबल और 3 मंथ्स का पेएबल आ रहा होगा। 9 मंथ्स की इनकम बनती कितनी है, कैलकुलेटर उठाएं जरा। कैलकुलेटर अलाउड है 25, क्या है 25, 50 से सोचते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं। 50 क्या है, 50 12 महीनों की इनकम, 12 महीनों की इनकम एक्सपेंस है। एक तरीका तो क्या हो सकता है, 50 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, 9/12 एनुअल है। क्या आंसर है, डेफिनेटली। और क्या हो सकता है, बल्कि और की बजाय पहले 37.5 का ब्रेकअप क्या है, 25 एंड 12.5, 12.5 कैसे बन रहा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 करें पंगे ले, 3/12 कर लो, आता है किसका, 50 इंटू 3/12। ऑल्टरनेटिवली 25 से वर्किंग हो सकती है, लेकिन 25 से कैसे होगी, 25 ऑलरेडी 6 मंथ्स है, तो डिवाइड बाय 6 इंटू 3 करेंगे, या 3/6, 3/6, 6 से क्यों डिवाइड होना है, ये आप सेमी एनुअल हो गए, ये सेमी एनुअल 50 पूरे साल का है, डिवाइड बाय 12 महीने, और 25 से अगर वर्किंग करेंगे तो डिवाइड बाय 6 मंथ्स की फिगर है। ठीक है, ठीक है सर। अब 25 और 12.5 मींस 37.5 इनकम रिकॉर्ड हुई होगी पेरेंट की, और एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा सब्सिडी का। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंसोलिडेट करनी होती तो क्या इनकम और एक्सपेंस में से 37.5 उसी तरह काटते जिस तरह सेल परचेज कटती है। लेकिन अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ बना रहे हैं तो अब हम सेल परचेज काटेंगे, इनकम एक्सपेंस काटेंगे, या रिसीवेबल पेएबल्स के बारे में सोचेंगे। असल में आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ 37.5 कटेगा रिसीवेबल पेएबल में, या 12.5 कटेगा रिसीवेबल पेएबल। तो मेरे एक वर्ड्स मानिए, सुनिएगा, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से कैंसिलेशंस होंगी इनकम एक्सपेंसेस की, और अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से कैंसिलेशंस होंगी। एक और चीज हेल्प कर सकती है अगर हम थोड़ी सी हिम्मत की, क्योंकि बातें तो अलहमदुलिल्लाह काफी आगे चली ही नहीं है, डिविडेंड इनकम ध्यान बनाए, आती है में सर, डिविडेंड इनकम और डिविडेंड डिक्लेयर्ड के आपस में कटता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढने का, क्वेश्चन नंबर 10 बुक में से पेज नंबर बता दें, सिर्फ 10 ये नहीं, 10 165 हैरी 15 ढूंढने अपने हाथ से, आपने कहीं काटा हुआ, किससे कटा हुआ, नीचे 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 नहीं, नीचे ऊपर नहीं, 15 कटा हुआ इनकम वाला, किससे कटा हुआ, नीचे जाके रिटेन अर्निंग में डिक्लेयर्ड से, ऊपर भी 5 बचा है, नीचे भी 5 बचा है, ऊपर 5 किसका बचा है, अदर थर्ड पार्टी इनकम, और नीचे 5
एनसी वाला बचा है। क्या किससे कटा है? इनकम डिविडेंड डिक्लेयर्ड से कटी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान बना, अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते तो फिर पेएबल रिसीवेबल से कटता। इनकम स्टेटमेंट अगर बना रहे हैं तो इनकम कटी, और अगर रिटेन अर्निंग्स का कॉलम भी बना रहे हैं तो डिक्लेयर्ड वहां से। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए इनकम स्टेटमेंट वाली कैंसिलेशंस, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली कैंसिलेशंस। व्हाट डज दिस मीन? मैं क्या बोली जा रहा हूँ? 37.5 भी क्या कटेगा? कब कटता? अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते, लेकिन यहां सिर्फ अब क्या कटेगा? रिसीवेबल और पेएबल। कितने से? एक छोटी सी एंट्री लिख लेते हैं, बनाएंगे जरा। किस एंट्री की बात कर रहा हूं? पेएबल डेबिट 12.5 या 37.5। अब मैं सिर्फ पेएबल और रिसीवेबल की बात क्यों करना शुरू हो गया? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक सेकंड, एक आखिरी चीज है, देखें पहले क्वेश्चन में रिसीवेबल पेएबल नजर तो आ नहीं रहे, कहां होंगे, क्यों होंगे? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should have been correctly prepared, always remember kindly, unless of course कहीं लिखा मिल जाए कि ये एडजस्टमेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं हुई। तभी ये लिखा मिला है हमें कहीं? छोड़े लिखना एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना है। नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 3 तभी ये लिखा मिला है हमें कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री रह गई। बचपन में तो क्वेश्चन नंबर 3 किया था। क्वेश्चन नंबर 3 या 7, 3 या 7, डिविडेंड एडजस्टमेंट के बाद वाला ढूंढना है। 7 है ना? 7 होगा। 7 की रिक्वायर, 7 की एडिशन फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 का पेज बताएंगे। 155 ऊपर चले जाएं, पॉइंट नंबर 2 ढूंढना कहीं आपने। नहीं मतलब कब मैंने ये सिर्फ आपको याद दहानी कभी करवाई है कि क्या कभी ऐसा लिखा मिला है हमने हमें कि कोई एडजस्टमेंट रह गई हो? कैसे पता चला था ये एडजस्टमेंट रह गई? डिक्लेयर्ड हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो फिर क्या हमने रिकॉर्ड किया था? हमने रिकॉर्ड किया था, हमने बेटा फिर रिकॉर्ड भी किया था। हाँ, वो किया कैसे था वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन दोबारा मैं याद करा दूं, तो हम फिर आपको यहाँ से रिवाइज करवाऊंगा। क्या कभी हो सकता है कि पता चले कि एडजस्टमेंट नहीं हुई? तो फिर हम यकीनन करेंगे। लेकिन अगर ना पता चले तो हम अजीम करेंगे कि सेपरेट में जो होनी थी वो हो गई हैं, और हम कंसोलिडेशन के एंगल से अपनी वर्किंग्स को फाइनल करेंगे। डन है सर? देख रहे हैं सब कुछ? कोई कंफ्यूजन अब रहेगी तो बताएं। अगले 3 महीनों की बात क्यों नहीं कर रहा? वो अगले साल की इनकम है, अगले साल ही रिकॉर्ड होगी। ठीक हो गया जी? ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं कंफ्यूजन? जी सर, लास्ट लाइन ऑफ दिस पेज। इस एक लाइन में डिविडेंड्स की सारी बहस आपके सामने आ रही है, तो इस एक लाइन का बहुत संजीदगी से लीजिएगा। सेंटेंस पढ़ा, हु इज एसेट सब्सिडी। कभी आपने डिविडेंड्स के एंगल से पेरेंट सब्सिडी की बहस मुझसे सुनी है? अभी पता चलेगा आपने वैसे क्या सुना। एसएल के बाद क्या लिखा है? पेड का वर्ड अंडरलाइन करा। एन के बाद क्या लिखा है? इंटरम कैश डिविडेंड। परसेंटेज क्या लिखी है? किस दिन लिखा है? क्या हमारे वाले साल में? ये वैसे जरूरत नहीं है, डेट क्योंकि लिखी हुई है, तो इंटरम हो या फाइनल हो, डेट अगर लिखी हुई है तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे।
अगर ये डेट ना होती फिर यकीनन इंटरम में फिर भी ड्यूरिंग द ईयर ही होता, लेकिन बहरहाल क्या ड्यूरिंग द ईयर ये पेड हो गया है, पेड हो गया है। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या डिक्लेयर हुआ था? जाने दे, कहाँ लिखा है, कमाल होगी। तो क्या इसका मतलब डिक्लेयर होके पे हुआ है? किसका डिविडेंड है ये? सब्सिडी का। ये तो 10% रेट दिया हुआ है। क्या इसकी अमाउंट अगर चाहे तो डिटरमिन कर सकते हैं? किससे रेट मल्टीप्लाई करके? शेयर कैपिटल किसका? ढूंढने जरा एक मिनट। तो 450 को अगर 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 10 से मल्टीप्लाई किया जाए, मत करें वैसे बताएं क्या होगा, क्या आएगा? डिविडेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा? चले मल्टीप्लाई करें। 45 की एक एंट्री सुनाए जब ये कभी डिक्लेयर हुआ होगा। किसके एंगल से बता रहे हैं? सब्सिडी। अपने इधर में कॉलम्स रखिएगा ना, सब्सिडी लिखने की जरूरत पड़ेगी तो भी लिखते हैं। दोबारा रिपीट कर देना एंट्री। डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट एंट्री आप किस दिन बोल रहे हैं? ये तो डिक्लेयर हुआ ही नहीं, ये तो पे हो गया। ये अंडरस्टूड में ऐसे कंडीशन ध्यान रखिएगा, थोड़े बाद हमने मुकर जाना। डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट, नीचे लाइन पढ़े जरा, क्या ये एंट्रीज होगी? और जाने दें यार, फिर हमें हमारे लिए क्यों उसने लिखा? हमने कंसोलिडेशन करनी, वो हमें क्या बता रहा है? सेपरेट। क्या सेपरेट में डिविडेंड डिक्लेयर्ड वाली जो एंट्री आपने बोली है ये हो गई होगी? कोई इंफॉर्मेशन नहीं हमें नजर आई कि रिकॉर्डेड नहीं। पेड और चीज है। पेड का मतलब क्या है? कैश दे दिया है? वो बेटा नहीं, और वर्ड्स हैं यार। पेड का मतलब पे दे कर दिए। रिकॉर्ड का मतलब क्या डेबिट क्रेडिट हो गया या नहीं? फिर वापस आए पेज नंबर 1, अभी कौन सा दिखाता मुझे? 185 155। दोबारा फाइनल करिए, वर्ड सही करें। डिक्लेयर हो गया वो तो फिर रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लिखा हुआ। पढ़े 185 155 सर, 55 85 55 डिक्लेयर हो गया वो, डिक्लेयर हो गया हुआ है, लेकिन क्या नहीं हुआ? तो रिकॉर्ड नहीं हुआ कि क्या मतलब? डबल एंट्री नहीं हुई, डबल एंट्री नहीं हुई, डिक्लेयर तो हो गया। वापिस आए, पेड हो गया हुआ है तो इसका मतलब रिकॉर्ड हो गया। नहीं, ये जरूरी नहीं है। असूलन हो जाना चाहिए वाला किला था बहस। फर्स्ट क्लास सेंटेंस लिखा होता एसएल पेड इंटरम डिविडेंड ऑफ 10% 31 जुलाई नॉट येट बीन रिकॉर्डेड। तो हम कह देते जब पेड हो गया तो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? तो ये गलत है बहस है। पेड का मतलब कैश चला गया, क्या रिकॉर्डिंग मींस डेबिट क्रेडिट हो गया? ये बात हो रही। क्या डिक्लेयर हुआ है? क्या पे हो गया है? क्या रिकॉर्ड भी होंगी एंट्रीज? यस, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं। रिकॉर्डिंग का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग भी तो होनी है, डिक्लेयर की भी एंट्री होनी है, पेड की भी एंट्री होनी है। अभी मैंने आपसे सारी पूछनी है तो इंशाल्लाह आपने सारी बताई जानी है। दोबारा एंट्री बोले पहले। डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट 45 कैसे आया? और 50 मल्टीप्लाइड बाय 10%। अब ये आपने मेरे सब्सिडी की एंट्री बताई है, इसके ऑपोजिट साइड पे है जरा पेरेंट। क्या इस डिविडेंड में से तो पेरेंट का भी हिस्सा बनता है? तो क्या पेरेंट इसमें से अपनी इनकम रिकॉर्ड करेगा? कितनी? 45 लिखें, 45 मल्टीप्लाइड बाय 60 27 की एंट्री बोले पेरेंट के एंगल से। रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट 27। आपने ये डिक्लेयर्ड वाली एंट्री सुनाई मुझे, किसने डिक्लेयर किया? सब्सिडी ने। किसने इनकम बनाई होगी? पेरेंट ने। इसके नीचे मैंने एक लाइन लगा दी है। क्या डिक्लेयर होने के बाद ये डिविडेंड पेड भी है? डिविडेंड पेड की एंट्री बताएं सब्सिडी के एंगल से। पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। और क्या वो कैश जो सब्सिडी ने दिया है
पेरेंट को रिसीव हो गया होगा, हो सकता है रास्ते में हो, लेकिन पता कब चलेगा जब वो बताएगा, वरना अगर उसने पे किया है तो किसने रिसीव किया होगा, सब्सिडी ने जब पेरेंट ने जब रिसीव किया होगा तो क्या एंट्री हुई होगी, ये पेज नंबर 22 24 पे है, या बल्कि अपने रजिस्टर में मेरा लिखा, रजिस्टर में जरा फुल खुला के लिखा, रजिस्टर में जिस जगह पे आप जी अहमद यूसुफ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जरा पेशेंस। एक चीज पहले प्लीज क्लियर कीजिएगा, ये पेरेंट का डिक्लेयर डिविडेंड नहीं है, तो हमारी इस वक्त पेरेंट के डिक्लेयर डिविडेंड पे बहस नहीं हो रही। ये किसका डिक्लेयर डिविडेंड है? पेरेंट का नाम जीएल है और सब्सिडी का नाम एसएल है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जरा एक मिनट मेरी बात पूरी कर लेना, फिर आप अकॉर्डिंगली वो हेडिंग्स मैंने शायद ऊपर और बनानी है, पहले कंक्लूड कर लेना। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट, क्या ये एंट्रीज मैं इसलिए लिख रहा हूं कि पहले रिकॉर्ड नहीं है? मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप अपने जहन में एक स्टोरी बना सकें। अगर डिविडेंड पेड हो गया है, अल्लाह झूठ से बचाऊंगा, अगर डिविडेंड पे हो गया है तो ऑब्वियसली डिक्लेयर तो हुआ था, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिक्लेयर्ड वाली एंट्री होगी और पेड वाली भी, और करस्पॉन्डिंगली पेरेंट ने इनकम वाली एंट्री भी की होगी और रिसीव वाली भी की होगी। मैं सिर्फ एंट्रीज आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम उसकी बेस पे प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसी के अगेंस्ट, इसी 45 के अगेंस्ट, पेरेंट एज अ शेयर होल्डर डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट एंड डिविडेंड इनकम को क्रेडिट किया होगा। 45 से 45 इंटू 60%, उसका शेयर 60% है, तो 27 ये फिगर बनी है। अगर फॉर एग्जांपल पेड ना वर्ड लिखा होता, डिक्लेयर्ड लिखा होता, दोबारा जरा सेंटेंस देखें, लेट्स से ये लिखा होता कि डिक्लेयर तो हुआ लेकिन पे नहीं हुआ, तो इवन देन ये दोनों एंट्रीज हुई होती हैं। इन दैट केस क्या पेबल ऑफ 45 एंड रिसीवेबल ऑफ 27 सब्सिडरी एंड पेरेंट रिस्पेक्टिवली की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा होता? आप क्या करते? कितना कितना कटता? 27 से कटता, कहाँ कितना बचता? एनसी वाला 18 बचता। कैलकुलेटर लाउड है, 45 माइनस 27, 18 बच जाता, और डेफिनेटली वो कंसोलिडेशन में आ जाता। बल्कि हम क्या करते शायद, हम 27 रिसीवेबल में से 27 पेबल में से काटते, क्या बाकी 18 ऑटोमेटिक बचता? कहाँ 45 पहले आ रहा होगा? पेबल में। कहाँ 27 आ रहा होगा? रिसीवेबल में। रिसीवेबल में 27 माइनस किया, पेबल में से 27 माइनस किया, कितने में से? ऑटोमेटिकली कितना रिमेनिंग रह जाता? हमें सिर्फ कैंसिलेशन करनी पड़ती। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मिला, क्या पेरेंट की अदर इनकम में डिविडेंड आ रहा होता? सर आ रहा होता। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सब्सिडी के जहन में लाए, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, सब्सिडी की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितना डिविडेंड नजर आ रहा होता? प्लीज कितना नजर आ रहा होता? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है, 15 की जगह 27 नजर आता, हिम्मत जो है ना हिम्मत, और उधर 20 की जगह इधर 45 नजर आता। कहां और कहां? इनकम में और डिक्लेयर्ड में 27 ने कटना था वंस अगेन, और कहां कितना किसका बचना था? सब्सिडी में 18 एनसी वाला बचना था, उसने फिर एनसी में आना था, वो शायद अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स में कभी एनसी का डिविडेंड अभी आया नहीं, तो इंशाल्लाह आने वाला। ठीक हो गया यहाँ तक? लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में पेड वर्ड भी है, ऐसे ही सर। तो हमारे इस क्वेश्चन में एक काम और हो चुका है, सब्सिडी में क्या हो चुका है? डिविडेंड पेएबल डेबिट, डिविडेंड पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट,
और सब्सिडी पेरेंट में देयरफॉर क्या हो चुका होगा, कैश डेबिट एंड डिविडेंड, रिसीवेबल क्रेडिट। 27 47। अब ये दोनों एंट्रीज जो मैंने लिखी है पेरेंट सब्सिडी में, क्या ऑलरेडी रिकॉर्डेड है? तो फिर मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि हम अपनी बहस को कंप्लीट करें। अब पेरेंट की एंट्रीज पहले देखो, क्या फाइनली इन एंट्रीज के बाद पेरेंट वाली साइड रिसीवेबल खत्म हो चुका है, लेकिन क्या रिसीवेबल खत्म होने का मतलब इनकम खत्म हो गई? क्या किससे खत्म हो गए? रिसीवेबल रिसीव हो गए, इनकम अभी भी मौजूद है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ध्यान में ला रहा, इनकम गायब हो गई। क्या खत्म हो गया है पे होने से? रिसीवेबल रिसीव होने से, चलो रिसीवेबल ऑपोजिट साइड में देखें, सब्सिडी पेएबल पे होने से पेएबल खत्म हो गया, लेकिन डिक्लेयर्ड खत्म नहीं हुआ। डिविडेंड डेबिट भी खत्म हो गया। क्या किससे कटा जरा बताएंगे? ये रिसीवेबल, ये रिसीवेबल, ये पेएबल, ये पेएबल। कौन सा पेएबल किससे कटा? ये पेएबल रिसीवेबल से नहीं कटे हुए। इसका पेएबल खत्म हो गया। कितने से? 27 से। और 27 से नहीं, 45 से। क्या उसने एनसी को भी दे दी है? रहने दें उसको, नहीं। उसका पेएबल पे करने से खत्म हो गया, इसका रिसीवेबल रिसीव करने से खत्म हो गया। ये मैंने क्रॉस क्यों लगाया? ये कंसोलिडेशन कर रहा हूं मैं, ये कंसोलिडेशन हो रही है सर। कंसोलिडेशन नहीं हो रही, ये सेपरेट बुक्स में रिसीवेबल अब है ही नहीं, और सेपरेट बुक्स में पेएबल भी क्यों नहीं है? पेड हो गया है, रिसीव हो गया। मतलब इस पूरी बहस का ये है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर होके पे हो गया है, तब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सब्सिडरी में ना डिविडेंड पेएबल आ रहा होगा और ना डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी हमने बनानी नहीं है। देयरफॉर इन एंट्रीज का फैक्ट हमारे इस क्वेश्चन पे ये है कि हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगर हाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी होती, चेंजेस इन इक्विटी बनानी होती, तो किसी फिगर ने किसी से कटना है, इनकम ने डिक्लेयर्ड से कटना था। लेकिन अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे तो कटना किसने किससे था? रिसीवेबल पेएबल नहीं। रिसीवेबल पेएबल है क्यों नहीं? क्योंकि रिसीव और पे हो गया हो। अकॉर्डिंग टू दिस सवाल इन विच वी हैव ओनली टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो रिसीव और पे हो जाने की वजह से हमारे इस क्वेश्चन में अब कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। कौन सी एडजस्टमेंट होनी थी? अगर क्या बनाना था? इनकम और डिक्लेयर्ड ने कटना था, अगर प्रॉफिट एंड लॉस और चेंजेस इन इक्विटी ने बनना होता। डन है सर? एंट्रीज लिख लें, जो मैंने एंड में बातें की हैं, ये एक नोट बनाइए। या एक आखिरी चीज अगर बता सकें, आखिरी एंट्री 1 सेकंड देन से निकालें। क्या इस केस में भी कुछ नहीं होना था? अगर सिर्फ पहली एंट्री हुई होती फिर क्या होना था? पेएबल रिसीवेबल कितना कटना था? और 18 क्यों बचना था? वो पेएबल है, आपस का कट जाना था, थर्ड पार्टी का बच जाना था। लेकिन क्योंकि रिसीव और पे हो गया है, इसलिए अब रिसीवेबल और पेएबल होगा ही नहीं। देयरफॉर फिर काटें किसको? ना रिसीवेबल है ना पेएबल है। लेकिन अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बननी होती, चेंजेस इन इक्विटी बननी होती, तो किसने किससे कटना है? इनकम ने और डिक्लेयर्ड ने कटना है। तो कौन सी कैंसिलेशन कब होती हैं, कौन सी कब होती हैं? ये हमें यूसुफ साहब बिल्कुल आपकी बात सही है। सीआरई एनसी ऑटोमेटिक इफेक्ट हो गई हुई है। पेरेंट की जो इनकम है क्या सीआरई में आ गई होगी? क्या पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गई? आप एंट्रीज लिखा, पेरेंट की जो इनकम है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस हो गई होगी, और सब्सिडी का जो डिविडेंड डिक्लेयर है वो सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट हो गया होगा। तो ये फिगर जब आपस में इकट्ठी होंगी तो ऑटोमेटिकली एनसी का फैक्ट बच जाएगा। उसकी फिर एडजस्टमेंट करने की अब हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए जरूरत नहीं होती। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए रिसीवेबल पेएबल्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए इनकम्स और एक्सपेंसेस कटते हैं। इनकम्स और एक्सपेंसेस का जो इफेक्ट होता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए उसको फिर सोचने की जरूरत नहीं होती। उसी तरह जिस तरह
कभी भी हमने सेल परचेज को नहीं सोचा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो। सेल परचेज को कब कैंसिल करते हैं? जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। तो मेन जो वर्ड में रहने चाहिए ना वो ये है, प्रॉफिट एंड लॉस की कैंसिलेशंस प्रॉफिट एंड लॉस बनाते होंगी, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली कैंसिलेशंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। ठीक है अहमद यूसुफ? इनकम और डिक्लेयर जो कह रहे हैं वो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाया। क्वेश्चन नंबर 10 में इनकम और डिक्लेयर कटा हुआ है। इनकम को काट दें, डिक्लेयर्ड को काट दें, तो एनसी वाला बच जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सब्सिडी। तो बिल्कुल यहाँ 27 और 45 की बात है। जी बेटा उबैद, जो आपके क्वेश्चंस हैं अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चंस जो हैं ये उसी चीज की रिफ्लेक्शंस हैं कि हम पिछले दिनों में साथ साथ नहीं चल सके। हमने एनालिसिस ऑफ इक्विटी में एक वर्किंग करनी होती है एक्विजिशन, और सिंस एक्विजिशन की एक वर्किंग करते हैं। जितनी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं वो सब हमने एंट्रीज में लिखी होती हैं। जो एंट्रीज रह गई होती हैं उनका हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, बाद में वो एडजस्टमेंट्स में सामने आ जाती हैं। तो ना एनालिसिस ऑफ इक्विटी में पहले इस तरह कभी कोई एडजस्टमेंट की है और ना ही इसकी जरूरत है, इन्होंने ऑटोमेटिकली हो जाना होता है। जी हारी साहब, आप अगर कंसंट्रेशन से खुद ही अपना सवाल देखें तो आप क्या कर रहे हैं? अगर अभी भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं क्या डिविडेंड डिक्लेयर्ड एक्सपेंसेस में आता है, तो अब मैं इसका बेटा क्या जवाब दे सकता हूँ यार? मैं तो यही जवाब देता जा रहा हूँ कि वो नहीं आता है। अब आप उसे लेके आना चाहते हैं एक्सपेंसेस में, तो मेरी ख्वाहिश तो ये होगी कि आप ये हरकत ना करें। डिविडेंड डिक्लेयर्ड वहीं आता है जहां बचपन से आ रहा है। कहाँ आता है सर? डिविडेंड जब डेबिट होता है तो वहीं आता है जहां बचपन से आ रहा है। आज भी वहीं आएगा जहां वहां आना है। उसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जी सर, जी नोट कर लिया सर। जी सर, इन सब एंट्रीज के ऊपर एक लाइन जरा लिखनी है, एंट्रीज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अगर ये एंट्रीज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो हमने ये लिखी है। क्या समझा हमने? नहीं 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 नहीं, पहले से रिकॉर्डेड की क्या कंक्लूजन है? ये दोनों एंट्रीज डिक्लेयर्ड और पेड रिकॉर्ड हो जाने की सिग्निफिकेंस क्या है? नो इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट ऑन। अगर डिक्लेयर तो होता लेकिन पे ना होता तो फिर रिसीवेबल पेबल कटना था। एज द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एज वेल एज पेड, therefore no cancellation entry in statement of financial position। लिखें एक सेंटेंस एज। अब इन क्वेश्चंस में ना ये कुछ बातें फाइनल हो रही हैं, अगले क्वेश्चंस में इन्होंने आना है, और आप इन बातों को अगर यही समझ लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करने की पोजीशन में आ सकते हैं। एज द बोले, क्या बोला था मैंने? हमें क्या पता, हमें क्या पता। एज द सेल एंड परचेज इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, एज द डिविडेंड इज ऑलरेडी, या एज द डिविडेंड इज declared as well as paid, therefore no cancellation entry, no cancellation, sorry, no cancellation entry of receivable and payables in statement of financial position।
डेफिनेटली रिसीव और पे होने से इनकम और डिक्लेयर्ड खत्म नहीं हुआ। रिसीव होने से क्या खत्म हुआ है? रिसीवेबल। पे होने से क्या खत्म हुआ है? पेबल। रिसीवेबल और पेबल्स नहीं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना था। वो काटने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो है ही नहीं। नहीं, कट नहीं चुके, हैं ही नहीं। हो तो कटे, हैं क्यों नहीं? ये पेबल रिसीवेबल से नहीं कटा प्लीज। पेबल पेड से खत्म हुआ है और रिसीवेबल रिसीव्ड से खत्म हुआ। क्या चीज है ही नहीं? रिसीवेबल पेबल है ही नहीं। है क्यों नहीं? और पेड हुआ, रिसीव कहाँ हुआ है? किसने पे किया है? किससे रिसीव हुआ होगा? असम्पशन ले रहे हैं हम, असम्पशन लेंगे हम, अनलेस पता चले कैश इन ट्रांजिट है। हो सकता है कैश इन ट्रांजिट हो तो एंट्री क्या करेंगे पता है आपको? सोचे, कैश इन ट्रांजिट डेबिट करके रिसीवेबल खत्म कर देंगे जी। ओके, फिलहाल लास्ट लाइन ही पढ़े, एक लाइन रहती शायद नेक्स्ट पेज पे चलो। जीएल वैल्यूज, जीएल वैल्यूज, जीएल वैल्यूज एट इट्स मींस किसकी फेयर वैल्यू? फुल गुडविल मेथड, पार्शियल गुडविल, ब्रैकेट में लिखा फुल गुडविल। ये तो फेयर वैल्यू है। किसकी फेयर वैल्यू? और कौन सा तरीका होता है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन डेट पे एनसी को मेजर करने के दो तरीके हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड एंड फुल गुडविल मींस फेयर वैल्यू ऑफ एनसी मेथड। आ जाए वर्किंग करने टाइम है। एनालिसिस ऑफ इक्विटी, एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडी। जगह छोड़ी हुई नहीं, मेरा ख्याल है कि आपने एक ही पेज रखा हुआ है तो आधे से लेकिन थोड़ा ज्यादा छोड़ दें, इसी पेज के एंड पे हो जाएगी, फर्स्ट पेज के एंड पे। एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ, एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडी, एसएसएल। अच्छा, एक काम जो मैंने आपको कल भी शायद कहा था लेकिन आज जरा फाइनल सुन ले। इसमें बताएं कॉलम कितने होंगे? नहीं, पहले एक पेरेंट, पेरेंट के पास कितना शेयर है? एनसीआई। तो फुल गुडविल अगर मेथड हो ना, उसमें फिर एक स्पेस रख लें उसमें टोटल के लिए, यहाँ पे साथ एक स्पेस रख लें, उस पर चाहे हेडिंग ना भी बनाए लेकिन जगह जरा रख लें उसमें। फिर टोटल्स मैंने कहा था कि गुडविल्स वगैरह के टोटल इकट्ठे हो जाएंगे। फुल गुडविल में पेरेंट की गुडविल भी आनी है, एनसी की भी आनी है। सब्सिडी में कौन कौन शेयर होल्डर होता है? ये वर्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बोल लेने चाहिए, बार बार बोलते रहना चाहिए। वर्किंग कैपिटल एट एक्विजिशन डेट के 2016 करवा दें, सबसे बेस्ट है। शेयर कैपिटल किसका? शेयर प्रीमियम नहीं, नो चेंज वाली बहस ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ये वैसे क्लोजिंग है या ओपनिंग है? ये क्लोजिंग है। एक्विजिशन पे भी यही होंगे, एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट तक चेंज की इंफॉर्मेशन नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स नजर कितनी आ रही है? 210। आपने कौन सी डेट की ढूंढनी है? ढूंढे ढूंढे डाटा है, ढूंढे 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 कहीं ढूंढे। एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है कहीं ढूंढे। 100 ढूंढे कहीं, कौन सी लाइन है? 100 मिलियन प्लीज, सेकंड पैराग्राफ है नीचे शायद, छोटे छोटे पैराग्राफ। 100 ओके, यहाँ तक टोटल करें। 700 का नाम बता दें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कैरिंग अमाउंट है फिलहाल, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। वर्किंग्स में जाएं, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, उसके रिजल्ट में क्या है? रिवैल्यूएशन लॉस है तीनों, कर लें इकट्ठे। 80, 50, 9, 139। अगर किसी का सरप्लस होता है, किसी का लॉस होता, होना क्या है वैसे? सरप्लस का होना क्या है?
ऐड होना है लॉस का, तो नेटअप भी कर सकते हैं, अलग अलग लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। 139 का फाइनली क्या करूं, ऐड लेस किस दिन ये एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो therefore what should be the fair value of net assets। रुके यहाँ जरा, यहाँ तक पहुंचे। You all students any confusion? Any confusion? Any confusion sir? Distribute करें, मैं पॉइंट्स में चल लिख लें 336.6 and 224.60 40 है। 60 40 ठीक है सर। अब यहाँ जरा एहतियात से सोच के आगे बढ़ते जाए। नेक्स्ट क्या ढूंढना है आप, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ना ना ना, हर फिगर को गौर से देखना है। 387 बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्किंग्स में जाएं, 387 में एक एडजस्टमेंट है -15, मिल गया सर आंसर। 372 किस कॉलम में आया, पेरेंट के कॉलम में। जज्बात पे काबू रखिएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद फुल गुडविल या पार्शियल गुडविल, तो कौन सी चीज और, फेयर वैल्यू फैंसी, फेयर वैल्यू ऑफ एनसी का मतलब क्या होता है, एनसी के पास जो सब्सिडी के शेयर हैं उनकी मार्केट वैल्यू। ये किस दिन की फेयर वैल्यू की बात हो रही है, एट एक्विजिशन। गिवन फिगर ढूंढे, एनसी को फेयर वैल्यू दी हो, नहीं गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, गिवन नहीं है। जिस सवाल नंबर 14 का आंसर ढूंढे, रजिस्टर में सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, शार्क एंड मिनो शार ग्रुप की एनालिसिस ऑफ इक्विटी की फिगर्स ढूंढे। मिल गया सर। इसकी वर्किंग ढूंढे, एनसी की फेयर वैल्यू की वर्किंग। क्वेश्चन की फिगर्स चाहिए होंगी, जरा एक रिवाइज कर लें। क्वेश्चन की कौन से पेज पे है, 171, ढूंढ के बताइए फिगर्स कैसे आई थी। कर ले ढूंढ ले 51 ने ढूंढा था कहीं से, सॉरी 51 नहीं, 170 ढूंढा था। 170 तो रुपए थे, 170,000 रुपए उनको शेयर्स में कन्वर्ट किया था, लेकिन वहां शेयर 1 रुपए का था, तो 170 ही शेयर्स बन गए थे। मल्टीप्लाइड बाय 30 कहां से आया था, एनसी का हिस्सा, 51 क्या था, शेयर्स ऑफ एनसी इन सब्सिडरी, और 1.5 ढूंढे कहीं से, क्या था, किसकी, किस दिन की, एनसी की नहीं, सब्सिडी के शेयर की मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। पॉइंट नंबर 4 में ढूंढे, रिपीट करने पूरी वर्किंग। 170 कहां से आया था, सब्सिडी का शेयर कैपिटल, डिवाइड बाय 1 का मीनिंग क्या था, 1 रुपया नॉमिनल वैल्यू। 170 शेयर्स हो गए थे, 30% कहां से आया था, एनसी का हिस्सा। 51 क्या था, एनसी के शेयर्स 51, और नहीं मेरा ख्याल है 51 यार, 51 यार, अभी आपने बताया था मुझे याद हो गया। 51,151,000 क्या थे, एनसी के शेयर्स, फिर मल्टीप्लाई किससे हुए थे, 1.5 क्या था, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जस्ट प्रायर टू डेट ऑफ एक्विजिशन। एनसी के शेयर की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होगी, एनसी के पास जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू सब्सिडरी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू। अब आए इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दें, 170 की जगह यहाँ क्या है, 150 नहीं 450, गलती से सही हो गया, डिवाइड बाय 1 की जगह 10 क्यों है, आर वैल्यू। 45 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, मल्टीप्लाइड बाय 40%। 40% कहां से आया है,
40% सॉल्व करेंगे मैडम। 45 है सर, अब यकीन माने 45 होने लगा। इंटू 40% हम लिख रहे हैं, ठहर जाएं, मैंने इसलिए तो कहा मेरी गलतियां पहले ठीक किया करें। 40% क्या है आंसर, यहां तक क्या है 18 मिलियन किसके पास, किसका शेयर, एनसी के पास सब्सिडी के शेयर। अब ढूंढना क्या है मार्केट वैल्यू ऑफ सब्सिडी शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कहीं फिगर अवेलेबल है ढूंढ के बताएं। 25 किसकी है, पेरेंट के शेयर की मार्केट वैल्यू की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत पड़ गई है, इनटू 15, व्हाट इज 270 पूरा। जज़ाकल्लाह जिन्होंने वर्किंग करवाई है, यानी कि सबका जज़ाकल्लाह। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने पार्टिसिपेट किए। जान मोहम्मद साहब आप क्लास काइंडली रेगुलर लिया करें, बच्चे आपको मिस करते हैं। कल नहीं था, हमने बड़ा ढूंढा आप लोगों। जी सर डिफरेंस निकाल 35.4 एंड 45.6 टोटल हो गया 81। लेकिन बेटा एक छोटा सा काम जरा काइंडली एक सेकंड बगैर डरे बोर्ड पे देखिएगा। ये टोटल के कॉलम में जरा फिगर्स बस इकट्ठी ऐसे कर लें, एक सेकंड परेशान हो बगैर देखिए। 561 टोटल होना किसका, देख के बताया मैंने कहाँ लिखा, ये टोटल मैं कर रहा हूँ सिंपली वही 561 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। नहीं पेरेंट नहीं है यार, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। नहीं नहीं पेरेंट का कॉलम कहाँ है, एक टोटल बना रहा हूँ, टोटल बना रहा हूँ, कंबाइंड फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। नीचे भी परेशान नहीं होना। 372 है, कहाँ से आया, सीधा आया 270 आया, बिल्कुल रिलैक्स है। इन दोनों को इकट्ठा करें 642 ऐसे ही। 561 कहाँ से आया, नहीं 571 561 देख ले जो फिगर आ रही है 642 इकट्ठा करके मैंने किस किस का लगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और फेयर वैल्यू एनसीई को। जरा 561 में से डिफरेंस है, तो ये वही फिगर्स हैं जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई इकट्ठी की है, बगैर किसी टेंशन के इकट्ठा हो जाएगा। तो टोटल भी कर दिया करें जरा, जरा फिगर रिकंसाइल जस्ट करने के लिए। 642 642 81 कैसे बना जी फाइनली, जी कोई नहीं जान मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, इंशाल्लाह रेगुलर मुलाकात हो। जी टोटल कर लेना, साइंस बन गई है, इस साइंस को आर्ट्स में कन्वर्ट कर लिया सबने। तो किन कॉलम्स में किस जगह पे कॉलम जरा बन जाए, स्पेस जरा रख लिया करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है याद करवा दिया करेंगे। जी सर आ जाए वापस। और सर जी सब कुछ हो सकता है बेटा, ये प्रॉब्लम ना किया रिजॉल्व, इसको हमें परेशान ना अपने आप को किया करें। क्या ये हो सकता है, क्या वो हो सकता है, सब कुछ तो आपके सामने आई जा रहा है, सब कुछ हो सकता है, रिलैक्स। क्या ये हो गया है, पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ये क्यों नहीं हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता। जी सर अगले वर्ड्स बोले, सोच के अगले वर्ड्स बोले, मेरा तो ख्याल है बोले नहीं जा सकते। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है, तो ये वर्किंग रेलिवेंट है कब से कब तक, सिंस एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन डेट। अगर क्या बना रहे होते फिर ये रेलिवेंट नहीं होनी थी। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, तो देन सिंस एक्विजिशन टिल
द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर वर्ड होने थे और वो रेलिवेंट नहीं रहने थे ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन होने की वजह से। लेकिन क्या बना रहे हैं हम, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कब से कब तक की बात हो रही है, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक की बात हो रही है। किस किस में चेंज आया आप फाइनल देख के बोले। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम वही है जो था, किसका, सब्सिडी का, पेरेंट का नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, 210 क्या थी, चेंज कितना है, 110 में पेरेंट शेयर 66 एंड 44, फर्दर टोटल करने की जरूरत नहीं है। जे अगर लिखना भी होगा तो वही आ जाना। आई होप के ये कोई नई साइंस नहीं है। आगे वर्किंग कराएं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आए। ये नमाज के लिए बस 5 मिनट तक ब्रेक कर लेते हैं, 5 मिनट बन जानी है। आज जुमा पढ़ते हैं, लेकिन 5 मिनट अगर अलाउ कर दें। नहीं हम बना लेते मिलके, मेरे पता घर बनाना चाह रहे हैं। कोई और सवाल देख लेते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं टाइम है यार। जी मौलाना इजाजत है, हेडिंग बनाए, गोल्डन लिमिटेड कंसोलिडेटेड, ये ग्रुप, सॉरी गोल्डन लिमिटेड ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as on 31st December 2000, rupees in millions. फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन, हाँ बटन ना करिए यार। ये 210 किस दिन का क्लोजिंग है, 100 किस दिन का, ये ऑलरेडी 9 मंथ्स का है यार। क्या हो गया, ये क्या हो रहा, ये इस तरह की बातें पहले क्यों नहीं बताते, इतने गलत सवाल करा दे। ये कब से कब तक है, अगर ये एक्विजिशन पिछले सालों में होती तो ये पूरे सालों का आना है, सारे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपने इस सवाल में बनानी होती, सब्सिडी की 9/12 होनी थी। ये वैसे इस वक्त 9 मंथ्स का है एक्विजिशन से, लेकिन कंसोलिडेशन डेट तक, ठीक है जी। स्टार्टिंग नॉन करंट एसेट्स जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अलग-अलग वाली सामने रखना, कंसोलिडेशन शुरू करवा दो। बिल्डिंग नजर आ रही, स्पीड अप हो जाए। 1600 500, वर्किंग्स पे ग्रिप होनी चाहिए, ढूंढने टिक लगाया करें, -80 और -3। भाई क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कम हो रही है, क्या कम होगी, क्या बढ़ रहा है, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट होके ऐसे बढ़ रहा है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग ढूंढेंगे, -80 +3 ये 2023 साल। प्लांट एंड मशीनरी बोलने फिगर्स 1465 प्लस 690, एनी एडजस्टमेंट ब्रैकेट क्लोज कर दें, 2155। इन्वेस्टमेंट ढूंढे, इन्वेस्टमेंट ढूंढे, कट गई, जाने दें यार, 15 बच गया, 15 बच गया है, इसने सीआरई में आना है, लेकिन देख लें तसल्ली से, गुडविल है कोई, कितनी
81 टोटल। कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं होती? नहीं है, नहीं। आई होप कि गेम आगे बढ़ रही है हर गुजरते दिन के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। करंट एसेट्स की वर्किंग शुरू करवाएं तो 008। अच्छा, इसका ब्रेकअप नहीं है, स्टेट बाई इसी में पड़ जाए। ये आप ढूंढने की करंट एसेट से रिलेटेड जस्ट तरतीब -50 इन्वेंट्री, -9 किसकी? -50 कौन सा? इन्वेंट्री वाला। +9 अलाउंस बढ़ रहा है, अलाउंस बढ़ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, रिसीवेबल कम हो जाएगा। -9। एक और ढूंढने की कोशिश करें, -37.5 रिसीवेबल कटना है, -12.5 आंसर। अलाउंस बढ़ के रिसीवेबल कम हो जाएगा। करंट एसेट्स में रिसीवेबल होगा ना, करंट एसेट्स में यार, ज्यादा रिसीवेबल यार ना करिए। रिसीवेबल अलाउंस करंट लायबिलिटीज में होता है या रिसीवेबल में से लेस होता है? अलाउंस इज अ लायबिलिटी। ना करी यार, ना करी यार। अलाउंस will reduce current assets in inventory. Allowance is similar in nature to accumulated appreciation. Accumulated appreciation के कम होने से एसेट बढ़ा और अलाउंस के बढ़ने से डेटर्स कम हो जाएंगी विद इन करंट एसेट्स। ठीक है, ना कर इतना परेशान। टोटल होते जाएंगे, टोटल इंशाल्लाह आप गजा कर लेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की फिगर्स फाइनल करो। इक्विटी की फिगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से देख के लिखो। क्यों नहीं बनाई? नहीं मांगी भी नहीं और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं जी। इक्विटी की फिगर्स अब ढूंढने कैसे? शेयर कैपिटल 55 याद आ गया, 980। शेयर प्रीमियम 730। सीआरई की वर्किंग करवानी है आपने, इंडिविजुअली ट्राई करना है, तरतीब फॉलो करेंगे आने जाने की तो इसने हो जाना। सीक्वेंस में चलेंगे, टिक लगाते रहेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ जी, ठीक नहीं 32 देख ले, मेरे पास फिगर डिफरेंट है। 3150 +66 -15 +1.8 भी होना है। डेप्रिसिएशन की रिवर्सल, सीआरई क्रेडिट हुई हुई है, ये 15 कहां से आया? इन्वेस्टमेंट के गेंस जो सीआरई डेबिट है। और 66 कहां से आया? 66 एनालिसिस ऑफ इक्विटी में पेरेंट का हिस्सा सेंस वाली वर्किंग जी। ऑल स्टूडेंट्स आप लोगों को मिल गया? आगे चले, एनसी निकालें आप। ये मेरा ख्याल है बनेगा 3202.8। 3202.8 टोटल 4912.8। जी उबैद साहब ने गेम ही ओवर कर दी है सर। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, उबैद साहब ने गेम ओवर कर दी है। उबैद साहब की गेम ओवर सुने जरा। उबैद साहब सवाल में गलती होगी भाईजान, सर सवाल गलत हो गया, सही कर लेना। क्वेश्चन देखिएगा जी, उबैद साहब कह रहे हैं कि शेयर इशुएंस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बात बिल्कुल, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। शेयर इशुएंस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप बात पूरी करें। पेरेंट के शेयर इशुएंस की इंफॉर्मेशन है तो आपने पेरेंट के शेयर कैपिटल को वैसे ही लिखवा दिया। और नहीं, ये वर्ड गलत है, वो एंट्री ऑलरेडी होगी हुई है, एंट्री ऑलरेडी होगी हुई है, शेयर इशुएंस वाली एंट्री ऑलरेडी हो गई हुई है। मैंने इसी खतरे से बचने के लिए ब्रैकेट नीचे बनवाई भी थी। कहाँ ये एंट्री, कहाँ ये एंट्री? किताब पे लिखी हुई है,
ये क्यों लिखी है? अंडरस्टैंडिंग के लिए, हुई नहीं थी, हो चुकी है। 387 डेबिट नजर आ रहा है? कहाँ नहीं, कहाँ? पेरेंट की बुक्स में, लेकिन शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट तो नजर नहीं आ रहा। क्यों क्रेडिट हो गया होगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैच हुई हुई है, क्या डेबिट करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दी है? उसमें आउट हो जाना था। प्लीज ढूंढने कहीं 200, कहीं 200, 200 के नीचे 100 ढूंढने। क्या 200 और 100 इसमें आ रहा होगा? कैसे? एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्डेड है मिस्टर उबैद, यार ना कर यार, रिकॉर्डेड एंट्री भी करनी है यार। उबैद साहब, शेयर इश्यूएंस की इंफॉर्मेशन है, लेकिन बेटा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है यार, ना कर ऐसे ही यार। सही है सर, क्या रिकॉर्डेड एंट्रीज भी करनी है यार? डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ था यार, ढूंढे ढूंढे, डिविडेंड डिक्लेयर होने से सीआरई पे इफेक्ट आता है। प्लीज प्लीज, रिकॉर्डेड एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं करनी, अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड करनी है। एनसीई बनवाएं, आए जाएं, कहाँ आए जाएं, स्टार्टिंग फिगर बताएं और जाने दें 2 to 4.4। किस मेथड में कौन सी, किस में कौन सी? पार्शियल और फुल गुडविल मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट 5, फुल गुडविल में 270, ठीक है? नहीं 270 फेयर वैल्यू फैंसी प्लस, प्लस सब कुछ प्लस होने दें। एनसी क्रेडिट हो रही है, कहाँ है 1.2? कहाँ कहाँ कहाँ? 315.2 यार, 224.4 नहीं, कुछ नहीं उठाया। उसकी जगह फेयर वैल्यू पे आ गया ना, एक्विजिशन डेट पे एनसी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डेड है। टोटल इक्विटी हो जाएगी 5228। अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाए लाइबिलिटीज कंप्लीट करो। लाइबिलिटीज काइंडली 600 प्लस 1160 माइनस 12.5 इज इक्वल टू 1747.5। फाइनल टोटल आराम से गजा कर लीजिएगा। अल्लाह मालिक, चलो कहानी मुका दे। रिवैल्यूएशन लॉस एडजस्ट नहीं करेंगे, सीआरई और एनसी में रिवैल्यूएशन लॉस एडजस्ट नहीं करना। और बेटा अली जब्बार साहब, क्या हो गया यार? अब इसका क्या जवाब दूं यार मैं? सवाल ही अब कंप्लीट हो गया बेटा, अब रहने देते हैं। और मेरे भाइयों इस तरह ना करो, ये कंसोलिडेशन के साथ मजाक शुरू हो गया इन दिनों में आके, ये होना ही था। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, साथ साथ हिम्मत कीजिएगा। रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ सीआरई एनसी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, एनालिसिस ऑफ इक्विटी में प्लीज हो चुका है। और से ढूंढने को एक फिगर है 561। यस सर 561, वो प्लीज आई कैसे है? रिवैल्यूएशन लॉस लेस करने के बाद आई है। तो प्लीज पेरेंट और एनसी में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, प्लीज ऐसे ना करें। प्लीज ये साथ साथ पढ़ने का काम था है।